राधे राधे। 55 वर्षीय रामाधार जी का कमजोर शरीर आराम मांग रहा था कि जिम्मेदारियां थी उन्हें घर में रहने नहीं देती थी। रामाधार जी के 6 औलादे थी, 3 बेटे और 3 बेटियां। रामाधार जी स्टील फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। पहले के बड़े 3 बेटे थे। रामाधार जी ने 2 बड़े बेटों की शादी कर दिया था। दोनों बेटों ने जब कमाने लगे तो माता पिता से पिपल्ला छुड़ाकर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग मकान में रहने लगे थे। अब रामाधार जी के ऊपर 4 बच्चों और उनकी पत्नी की जिम्मेदारी थी। रामाधार जी की पत्नी देखा करती थी कि उनके पति अकेले काम करके गृहस्थी का भार उठा रहे हैं। एक दिन उन्होंने कह दिया कि उसी स्टील फैक्ट्री में जी मुझे भी मजदूरी के लिए ले जाया करो। मैं आखिर घर में क्या करती हूँ? घर के काम तो तीनों बेटियां संभाल लेती हैं और बाहर का काम बेटा कर देता है। रामाधार जी लाख मना करते रहे, लेकिन रामाधार जी की पत्नी सुशीला जी बात नहीं मानी और वह भी स्टील फैक्ट्री में काम करने चली जाती थी। आखिर इस उम्र में काम किससे होता है, लेकिन मजबूरियों को देखते हुए दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे। तीसरे नंबर का बेटा भी जवान हो चुका था। उसको भी कई बार काम करने के लिए माँ ने कह दिया था, बेटा अब तेरे पिताजी से काम नहीं होता। तेरी 3 बहनें हैं जिनकी शादी भी करनी है और जब तू कुछ कमाएगा तब तो तेरे भी हाथ पीले होंगे। वह कहता, माँ मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम लोगों के जैसे किसी स्टील फैक्ट्री में नौकरी तो नहीं करूंगा। वहां मेरे हाथ काले नहीं करने, चाहे मेरे हाथ पीले हो या नहीं। वह किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसके पास ना तो कोई अच्छी पढ़ाई ना डिग्री। उसे कौन सा ऑफिस में काम मिलने वाला था। इधर चौथे नंबर में आती थी बेटी सुकन्या। सुकन्या अब जवान हो चुकी थी। उसकी शादी की भी चिंताएं खाई जा रही थी। लास्ट की 2 बेटियां भी कुछ छोटी नहीं थी। वह भी अपनी बड़ी बहन के कंधे तक तो आने ही लगी थी। इन सब जिम्मेदारियों से परेशान रामाधार जी रातों दिन अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहते थे। दोनों पति पत्नी के काम करने के बाद भी कोई बचत नहीं हो पाती थी। 4 बच्चों और 2 पति पत्नी 6 लोगों के राशन में ही और घर के किराए में सारा पैसा चला जाता था। फिर भी रामादार जी को सुकन्या के विवाह की बड़ी चिंता हो रही थी। सुकन्या देखने में भी खूबसूरत थी और उम्र से ज्यादा जल्दी जवान हो रही थी। सुकन्या ने भी एक दिन कह दिया, माँ मुझे भी काम पर लेकर चलो, मैं भी थोड़ा घर गृहस्थी का हाथ बटाना चाहती हूँ। लेकिन माँ ने मना कर दिया, बेटी तू घर में रह, तेरे पापा इस बात को कभी नहीं मानेंगे। लेकिन सुकन्या ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और अपने ही आस पड़ोस में दूसरों के घर में काम करने का निश्चय कर लिया। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि सुकन्या से देखा नहीं जा रहा था। सुकन्या अब काम ढूंढकर करने लगी थी। दूसरों के घर में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने का काम करने लगी थी। अभी तक जो तीसरे नंबर का बेटा रामाधार जी के साथ था, उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह अच्छी नौकरी के तलाश में भटक रहा था। सुकन्या के लिए जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढने लगे थे। कई रिश्ते आए। लड़की को देखते ही रिश्ता तुरंत पक्का हो जाता था। बड़ी खूबसूरत लड़की है, बहुत मीठा बोलती है, काम भी बहुत अच्छा कर लेती है। बूढ़ी और खूबसूरत लड़की, कौन इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन जब लेन देन की बातें आती थी तो यह सगली बातें बनावटी हो जाती थी। रिश्ता वहीं से खत्म हो जाता था। सुकन्या भी सोचती थी कि मुझे जरूर कोई ना कोई राजकुमार मिलेगा। अब सुकन्या इतनी खूबसूरत हो चली थी कि जिसके घर में वह काम करने जाती तो वह मन में सोचती, अगर मेरे पास मालकिन के जैसे अच्छे कपड़े और अच्छे गहने होते तो मैं भी किसी से कम नहीं होती। वह अपने आप को एक महारानी के रूप में देखती। वह सपने सजाने लगी थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने मालकिन के जैसे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनूंगी और इनसे भी खूबसूरत दिखूंगी। सुकन्या के विचार बहुत ही अलग थे। समय बीतता गया, कई जगह से रिश्ते आए, लेकिन कोई ठिकाना ना जमा। एक दिन रामाधार जी के फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति ने बताया
कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है। माता-पिता उसके इस दुनिया में नहीं है। लड़का अकेला है, उसका खुद का अपना घर है, अच्छी कमाई है, पैसे भी जोड़ कर रखा है। कोई अपना ना होने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पाया है। यदि आप कहो तो आपकी बेटी के लिए बात करें। रामाधार जी ने कहा, भैया आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप एक बार उस लड़के से मुझे मिलवा दो। रामाधार जी उस लड़के को अपने घर बुलवा लेते हैं। वह लड़का देखने में तो सांवला था, बिल्कुल सुकन्या के अपोजिट था। जैसे सुकन्या दूध जैसे गोरी और उजली थी, वैसे ही वह लड़का उसके उल्टा था, लेकिन बड़ा ही पतला सुंदर सा हैंडसम दिखता था। बड़ी-बड़ी जुल्फें रखा था, बड़ी-बड़ी कजरारी आंखें थी। उसने अपना नाम अरुण बताया। सुकन्या भी उसे देखकर मन ही मन पसंद करने लगी। सांवला भले था, लेकिन नए नक्श में बहुत खूबसूरत लगता था। उसने तो रामाधार के साथ ऐसे बात व्यवहार किया जैसे कि कब की दोनों की जान पहचान हुई। उसने सामने से कह दिया कि आपकी बेटी के शादी में जो भी खर्च होगा हम करके देंगे। अब आप इस बात की चिंता मत करें, हमें सिर्फ हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए। उसकी इन्हीं बातों ने तो सुकन्या का दिल और भी जीत लिया। फिर वह कुछ ही दिनों में रामाधार जी का कुछ कर्ज भी उतार दिया। यह बात सुकन्या को पता नहीं थी। उसने रामाधार जी को कुछ पैसे भी दिए। रामाधार जी बहुत खुश थे कि मेरी बेटी के लिए चलकर सामने से रिश्ता आया। उन्हें लग रहा था कि यह सब कुछ मेरी बेटी की खूबसूरती की वजह से हुआ है। शादी 1 महीने के अंदर ही होनी थी। सुकन्या के मन में कई तरह से सपने जाग रहे थे। जिस तरह से वह अपनी सहेलियों के घर जाती थी, उसने देखा था कि उसके घर में बहुत भीड़-भाड़ होता है। कई तरह की रस्में होती हैं। सहेली शर्मा कर एक जगह बैठी होती है। आस-पास कई सहेलियां बैठकर उसकी चुटकी लेती हैं, उसके साथ मजे लेती हैं। वह भी इन्हीं ख्वाबों में डूबी थी कि मेरे घर भी मेरी सहेलियां आएंगी, मेरे साथ बातें हंसी मजाक ठिठोली करेंगी। लेकिन समय बीतता गया। शादी को कुछ 10 दिन ही बचे थे। अभी तक ना किसी रिश्तेदारों को बुलावा गया था और ना ही संदेशा। एक दिन सुकन्या ने पूछा, माँ किस किस को शादी में बुलाओगी? तो सुकन्या की माँ सुशीला जी ने कहा, बेटी तू थोड़ा धैर्य कर, सब होगा लेकिन आराम से। धीरे धीरे शादी का समय आ गया। 2 दिन ही बारात आने में बची थी। सुकन्या ने पूछा, माँ कोई रस्में रिवाज तो हुई नहीं, ना मुझे हल्दी चढ़ी, ना मुझे मेहंदी लगी। ये कैसी अजीब सी शादी तुम कर रही हो मेरी? माँ ने कह दिया, बेटी सब कुछ होगा, तू अभी भी धैर्य रख। सुकन्या के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी भी कोई शादी होती है। फिर 2 दिन के बाद बारात आई। बारात भी बिल्कुल सरल तरीके से। अकेला अरुण एक ही गाड़ी में 2-3 अपने दोस्तों को लेकर आया था। यह सब देखकर सुकन्या को बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन आज उसके घर में आस पड़ोस के 2-4 लोग आए थे। मेहमान तो अभी तक कोई नहीं आए, ना ही कोई सहेलियां उसके घर आई और उसकी शादी होने लगी। शादी के समय पर ही जो सब पिछली रिवाजें छूट गई थी हल्दी मेहंदी की, सब कुछ उसी दिन कर दिया गया। सुकन्या की माँ सुशीला जी ने बताया, बेटी कुछ ग्रह नक्षत्र में खराबी थी, इसीलिए हमने पहले से कोई रस्म रिवाज का कार्यक्रम नहीं रखा था। आज सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। अब सुकन्या को लगा तो कि कम से कम सारी रस्में रिवाज तो मेरी शादी की निभाई जा रही है। शादी हो गई। दूसरे दिन सुकन्या ने खूब फूट फूट कर रोया। अपनी माँ, अपनी बहन और भाइयों के गले लगकर। भाभी भी नाम मात्र के लिए आई थी। देने के लिए उनके पास तो कुछ नहीं था। सुकन्या की विदाई हो गई। अरुण अपने ही गाड़ी में लेकर सुकन्या से रास्ते भर में बातें करते हुए अपने घर लेकर आ गया। पड़ोस की 2-4 महिलाएं उसके घर भी आ गई थी। सुकन्या के स्वागत के लिए एक चाची जो पड़ोस में रहती थी, वह आई हुई थी। उसने ही सारे रस्मों रिवाज निभाए और सुकन्या को उसने सारी बातें समझाते हुए कहा, बेटी यह तेरा घर है, यहाँ यह चीजें है, यहाँ से हम पानी लाते हैं। जो भी सुकन्या को पता नहीं था, वह पड़ोस वाली आंटी सब उन्हें बताती रहती थी। सुकन्या ने अब धीरे धीरे घर की सारी रस्मी रिवाजों को सीख लिया था। अभी तक अरुण सुकन्या को अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। शादी को हुए हफ्ते हो गया था। अरुण सुकन्या को छोड़कर काम पर भी नहीं जाता था। घर में भी अभी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अरुण अकेला रहता था। उसने कुछ तैयारी तो कर रखी थी।
सुकन्या के साथ वह हर पल रहता, उसके आसपास ही मंडराता रहता था। सुकन्या ने सोचा, अगर इसका कोई नहीं है तो क्या हुआ, घर अपना है। कम से कम मायके में दूसरों के घर में बर्तन धोने से तो छुटकारा मिला। सुकन्या को लग रहा था कि उसकी जिंदगी संवर गई है, लेकिन यह कुछ दिनों का ही उसके जीवन में सुकून आया था। अब शादी को 2 महीने हो चले थे। अरुण धीरे धीरे घर से बाहर भी जाने लगा था। कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, 1 घंटे, फिर अभी एक एक टाइम के लिए निकल जाता था। सुकन्या ने सोचा कि चलो अब शादी को कुछ दिन हो गया है, अरुण कहीं न कहीं काम ढूंढते होंगे। अभी तक सुकन्या को पता नहीं चला था कि उसका पति आखिर करता क्या है। एक दिन रात को 11 बज चुके थे। सुकन्या अरुण का इंतजार करते हुए घर में जाग रही थी। तभी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने जाकर दरवाजा खोला तो अरुण सामने खड़ा था। वह एकदम नशे में धुत था। घर के अंदर आते ही लड़खड़ाने और गिरने लगा। उसे खांसी और उल्टी आने लगी। सुकन्या उसे देखकर संभालती हुई कहती है, छी छी छी, आप तो शराब पीकर आए हो जी, ऐसा क्यों किया। उसने सुकन्या को धक्का मारते हुए कहा, अरे चल, मुझे बताने वाली है, मुझे पता है कि मैंने शराब पी रखी है। 2 महीने हो गया तेरे साथ, मैंने अभी तक एक घूंट नहीं पिया था। मेरा गला सूख रहा था। सुकन्या को आश्चर्य हो रहा था कि क्या यह पहले से शराब पीता था जो वैसे बातें कर रहा है। सुकन्या ने खाना लाकर दिया। उसने बड़बड़ करते हुए खाना खा लिया और फिर सो गया। सुकन्या को आज नींद नहीं आ रही थी। शायद यह उसकी बर्बादी की पहली रात थी। सुकन्या ने सोचा, मैं अरुण को कल होश में आते ही समझाऊंगी। अभी कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि अरुण नशे में है। जब सुबह अरुण सोकर उठा तो उसका सर भारी हो गया था। सुकन्या ने उसे सुबह का चाय नाश्ता देते हुए कहा, देखो आप इस तरह से शराब पीने की आदत मत डाल देना। आज पहला दिन है तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन क्या आप पहले भी शराब पीते थे। अरुण होश में था, इसीलिए दोनों कान पकड़ते हुए कहा, ना बाबा ना, वो तो कल शादी की खुशी में दोस्तों ने पार्टी रखी थी और वहां मुझे जबरदस्ती पिला दिया। मैंने आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। सुकन्या की जान में जान आई। अच्छा हुआ जी, अब आप कभी ऐसे दोस्तों के साथ मत जाना जो आपको बुरी संगत की आदत देते हैं। अब आप शादीशुदा हो, आपको अपने घर गृहस्थी में ध्यान देना है, न कि ऐसे दोस्तों के साथ रहना है। अरुण ने खूब कसमे वादे खाए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सुकन्या फिर से आश्वासित हो गई कि अरुण ऐसा नहीं है। मेरे मन में शायद रात को उसके प्रति बहुत बुरे बुरे जो ख्याल आ रहे थे वह गलत थे। अच्छा हुआ भगवान की कृपा मेरे साथ है, गलत ही ठीक है। अब सुकन्या फिर से अपनी गृहस्थी और अरुण के प्यार में खो गई थी। समय बीतता गया। अरुण अब सुबह से घर के से बाहर निकल जाया करता था, लेकिन अब अरुण दूसरे तीसरे दिन शराब पीकर आता। सुकन्या कहती, आज कौन सी पार्टी थी जो आज पीकर आ गए। तो अरुण कोई ना कोई बहाना बना देता था। सुकन्या को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद अरुण नशे की हालत में सच बोलता है और फिर बाद में जब होश में रहता है तो झूठ बोलने लगता है। अरुण धीरे धीरे शराब की तरफ बढ़ता जा रहा था। सुकन्या परेशान होती जा रही थी। अरुण अब जो भी पैसे सुकन्या के पास देकर रखा था वह उससे रोज मांग लिया करता था। धीरे धीरे सुकन्या के पास रखे हुए सारे पैसे खत्म होने लगे थे। सुकन्या को अब चिंता सताने लगी थी। वह अपने पति से कहती कि देखो जी, तुम कुछ कमा कर तो लाते नहीं हो और घर से पैसे लेकर जाते हो, पूरा दिन घूमते हो, शाम को शराब पीकर आ जाते हो, इससे हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा। अब अरुण कभी कभी गुस्से में सुकन्या को धक्का मार देता, बाल खींच देता या कि एक आध थप्पड़ लगा देता था। सुकन्या रोती सुसकती और अब किससे कहती। वही पड़ोस वाली चाची जिसने सारे कार्यक्रम किए थे सुकन्या के आने पर, उससे ही सुकन्या अपनी दिल की बात बता दिया करती थी। उसने भी कह दिया कि सुकन्या, अब तू अपने पति पर कड़ी नजर रख, हो सके तुझे सुधारने की कोशिश कर, वरना तेरा पति दिन प्रतिदिन जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है तो आगे लग रहा है कि तेरा फ्यूचर खराब होने वाला है। सुकन्या को अपने पति की बहुत चिंता सताने लगी थी। अब उसके पास घर खर्च के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे। जो भी पैसा था उसने सब खर्च कर दिया था। अब सुकन्या के वह धीरे धीरे गहने भी लेकर बेचने लगा था। सुकन्या रोती गिड़गिड़ाती उससे हाथ जोड़ती थी,
अरुण ऐसा मत करो प्लीज, वैसे भी उसके पास गहने कुछ खास थे नहीं। मायके में तो माता पिता ने कुछ दिया नहीं था। बस अरुण ने ही उसे एक जोड़ी पायल, एक मंगलसूत्र और सोने के कान के झुमके दिए थे। अरुण एक दिन चोरी से सुकन्या के कान के झुमके ले जाकर बेच दिया था और सुकन्या को लाकर पैसे दिया। लो, कहती हो कि मैं कमाता नहीं हूँ, लो पैसे पकड़ो और मौज करो, मेरे ऊपर नजर मत रखो। सुकन्या ने सोचा चलो शायद इसे काम तो मिल गया हो, लेकिन जब वह पड़ोस में एक दिन जा रही थी, किसी के बच्चे का जन्मदिन था, वह अपने कान के झुमके ढूंढने लगी तो उसे नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा लेकिन वह पाई नहीं। तो उसने अरुण से पूछा कि तुमने कहीं देखे है क्या? अरुण ने पहले ना बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मैं क्यों देखूं, तुम्हारी चीजें तुम कुछ संभाल कर रखा करो। सुकन्या जबरदस्ती करने लगी तो अरुण ने बताया, ये जो पैसे तुम्हारे हाथ में आए हैं तो कहाँ से आए हैं? जिन पैसों पर तुम मौज कर रही हो वो तुम्हारे झुमके बेचकर ही तो आए हैं। सुकन्या सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी कि तुम कमाकर नहीं लाए, मेरे झुमके बेच दिए। अब सुकन्या सतर्क हो गई थी कि अब मैं इसे घर की कोई भी चीज बेचने नहीं दूंगी। लेकिन अरुण कहाँ मानने वाला था, वह कोई काम करता नहीं था। उसने एक दिन सोते हुए सुकन्या के पैरों की पायल उतार कर बेच दिया और अपने नशे को पूरे करता रहा। अब तो उसकी नजर सुकन्या के पड़े हुए मंगलसूत्र पर थी। सुकन्या ने कई बार उस मंगलसूत्र के लिए चेतावनी दी, यह मेरी शादी की आखिरी निशानी है, इस पर नजर मत रखना। होश में रहता तो वह कह देता कि तू मुझे पागल समझ के रखी है क्या, जो मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दूंगा। लेकिन जब नशे में रहता था तो वह उस पर हाथ रखता और कहता, अरे देना यार, मैं जिंदा रहा तो तेरे लिए कितनी ऐसे मंगलसूत्र बनवा दूंगा। इस मंगलसूत्र से थोड़ी ना तू सुहागन है, तू सुहागन तो मेरे जिंदा होने से है। सुकन्या उस पर हाथ रखकर कहती, नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी, इस पर तुम नजर भी मत रखना। अब घर के हालात बिल्कुल खराब होने चले थे। अब तो दिन दिन भड़काऊ उपवास भी होने लगा था। घर से अरुण चला जाता, उसे कोई खबर नहीं रहती कि मेरी पत्नी ने कुछ खाया भी कि नहीं। ऐसे ही कई दिन तो चलता रहा। फिर एक दिन सुकन्या ने चाची से कहा, चाची, क्या हम भूखे ही ऐसे ही मरेंगे? हमें कोई काम हो तो दिला दो। चाची ने उसे कई घरों में लेकर गई, बर्तन धोने, कपड़ा धोने का काम दिलाने के लिए। सुकन्या ने पहले ही काम किया था, इसीलिए उसकी आदत थी। अब वह अपने ही कॉलोनी में अफसरों के घर में बर्तन कपड़ा धोने जाने लगी थी। सुकन्या ने सोच लिया था कि अब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं करूंगी। मायके में भी जाकर क्या करूंगी, पहले से ही वहां दो बहनें और एक भाई, पिता के ऊपर बोझ बने पड़े हुए हैं। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दोनों माता पिता तो स्टील फैक्ट्री में पहले ही रातों दिन मेहनत करते थे, इससे ही उनके घर गृहस्थी के खर्चे कम पड़ जाते थे। सुकन्या ने अपने मायके वालों को अब तक कोई खबर नहीं दी। सुकन्या के पिता रामाधार जी को लगता था कि मेरी बेटी अपने यहाँ बहुत सुखी है। सुकन्या इस बीच में एक आध बार मायके गई भी, तो उसने कुछ ऐसा शो नहीं किया कि उसका पति उसके साथ क्या करता है, कैसे तकलीफें देता है। और सुकन्या दूसरों के घर में काम करने जाती है। सुकन्या ज्यादा अपने मायके में रुकी नहीं, सुबह जाती शाम को लौट आती थी। वह दूसरों के घर में काम करती थी, इसीलिए उसे छुट्टी भी नहीं मिलती थी। सुकन्या ने कई घर पकड़ लिए। अब वह इतना कमा लेती थी कि उसके घर के खर्च चलने लगे थे। एक दिन सुकन्या को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने अपने पति अरुण से कहा, अब तो सुधर जाओ, अब तुम पिता बनने वाले हो। अरुण ने पिता बनने की बात सुनी तो बहुत खुश हो गया। उसने फिर से पत्नी से कई कस्में वादे खाए, अब तो मैं खूब मेहनत करके कमाऊंगा, देख लेना मैं अपने बेटे के लिए क्या क्या बना के रखूंगा। अब तुम काम छोड़ दो। सुकन्या पहले ही कई कस्में वादे अपने पति के दे चुकी थी, इसीलिए उसने कह दिया, अभी मुझे काम करने दो, जब नजदीक समय आ जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा होगा। सुकन्या ने अपना काम नहीं छोड़ा। उसे अरुण के बारे में सब पता चल चुका था। अरुण सिर्फ वादे करता था, सुबह घर से निकल जाता कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन शाम को दारू पीकर ही घर पर आता था। नशे के हालत में वह सुकन्या से झगड़ा करता, मारामारी करता, अपनी इच्छाएं पूरी करता और फिर जब सुबह होती उससे माफी मांगता और सुधर जाने का वादा करता और घर से निकल जाता कि आज मैं काम ढूंढकर और पैसे कुछ न कुछ कमा कर लाऊंगा,
लेकिन रात को वह शराब के नशे में ही आता। ऐसे ही दिन बीतता गया। सुकन्या ने काम नहीं छोड़ा था। 7वां महीना चल रहा था। वह कुछ व्यवस्था करके रख रही थी। एक दिन सुकन्या एक बड़ा सा ड्रम खरीद कर लाती है और वह उस ड्रम में कहती है, चाची, मैं इसमें अपने घर के लिए राशन रखूंगी। अब मैं इसमें गेहूं और चावल भर के रख दूंगी ताकि मैं बच्चे होने के बाद 1 महीने आराम से घर में बैठकर खा सकूं। सुकन्या अपने आने वाले बच्चे और अपने लिए कुछ व्यवस्था कर रही थी। उधर जो भी कमा कर लाती, अरुण उसके पैसे मांगता रहता था, लेकिन सुकन्या देने से मना करती। बहुत झगड़ा करने पर सुकन्या को कुछ तो देना ही पड़ता था। वह सारा का सारा पैसा अरुण को नहीं बताती थी। लेकिन समय बीतता गया और एक दिन सुकन्या ने रात को अरुण को जगा कर कहा, अरुण, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम जाओ, चाची को बुलाकर लाओ। अरुण चाची को बुलाकर लाता है तो चाची देख रेख करके बताती है कि सुकन्या की डिलीवरी का समय आ गया है। अब इसकी डिलीवरी करवानी है। चाची ने और गांव की 2-4 महिलाओं को बुला लिया और फिर सुकन्या की डिलीवरी घर पर ही करवाई गई। सुकन्या ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। अरुण दूसरे कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था कि कब मेरे कानों पर खबर पड़ी कि मैं एक बेटे का पिता बन चुका हूँ। लेकिन जब एक औरत ने जाकर बताया, बधाई हो अरुण भाई, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। यह सुनकर तो अरुण की भौहें तन गई। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पड़ गया। बेटी आई है। वह कुछ तो बोल ना सका, लेकिन मन ही मन गुस्से में बैठा कमरे में था। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही वह बाहर चला गया, क्योंकि बेटी को जन्म देते देते भोर हो चुका था। चाची ने सारा कार्यक्रम करवाया और फिर सुकन्या को आराम करने के लिए छोड़कर चली गई। लेकिन आज दोपहर को ही अरुण लौटकर आया और कहने लगा कि तू उल्टा मेरे घर में बेटी पैदा करने आई है। मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। अब इस बेटी के लिए दहेज कहाँ से लाऊंगा? तू इसे मार दे, मैं इसे नहीं पालना चाहता। सुकन्या उसको अपने सीने से लगाते हुए कहती है, ऐसी बातें क्यों करती हो? बेटा बेटी में अब आज के टाइम पर कोई अंतर नहीं रह गया। मैं अपनी ही औलाद को कैसे मार सकती हूँ? तो अरुण ने उसके हाथ से खींचते हुए कहा, तू नहीं मार सकती तो ला दे, मैं मार देता हूँ। नहीं, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, निकल जाओ मेरे कमरे से। सुकन्या की बात सुनकर अरुण बाहर तो निकल गया, लेकिन उसने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। उसकी देख रेख वही पड़ोस वाली चाची करती थी। खाना बनाकर जाती, उसके लिए कुछ पौष्टिक आहार, लड्डू वगैरह भी चाची ने बना दिया था। सुकन्या ने जो कुछ थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे थे, चाची को दे दिया और कहा, चाची, इसी से तुम मेरी व्यवस्था कर दो। अब अरुण रोज शाम को नशे पर आता था और उससे उसकी बेटी मांगने लगता था कि दे, मैं इसे मार दूंगा, इसे मैं नहीं बड़ा होने देखना चाहता। यह बड़ी हो जाएगी तो मुझे दहेज देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर पर बेटी रहे। और उससे सुकन्या अपनी बच्ची को बचाती रहती। उसकी फूल सी बेटी थी। उसने अपनी बेटी का नाम रूपा रखा था। बिल्कुल सुकन्या की तरह, दूध की तरह उजली और गोरी थी। उसे देखकर अरुण कहता, मैं यहाँ काला चिट्ठा हूँ और यह बेटी गोरी, यह मेरी बेटी है ही नहीं। तू बता, किसके घर में मुंह काला करके आई है? मुझे पता है तू दूसरों के घर में काम करने जाती है और मैंने कई जगह सुना है कि नौकरानी और मालिक के चक्कर हो जाते हैं। तू बता, ये कौन से मालिक की बेटी है? किस मालिक के घर में तेरा चक्कर चलता है? तो सुकन्या कहती, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई लक्षण नहीं है। मैं ऐसे उल्टा औरतों में से नहीं हूँ। लेकिन अब अरुण का एक ही लक्ष्य रह गया था कि मैं इस लड़की को मार दूंगा। सुकन्या अपनी बेटी की उससे सुरक्षा करती, उसे काम के लिए जाना रहता था। अब उसकी बेटी 2 महीने की हो चुकी थी, तो वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाती थी। अब तो अरुण दारू और सिगरेट हाथ में लिए हुए घर पर आता था। वह अब इतना जल्लाद बन चुका था कि अपनी सिगरेट सुकन्या के शरीर पर बुझा देता था। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। सुकन्या के शरीर में जगह जगह दाग बन चुके थे। उसकी बेटी छन छन करके चलती, 3 साल की हो चुकी थी। वह अपनी बेटी के ऊपर भी अब जलती हुई सिगरेट दाग देता था। मासूम सी बच्ची की हाथों में जगह जगह जले के दाग थे। वह चिल्लाकर मम्मा मम्मा कहकर सुकन्या के पास आकर चिपक कर रोने लगती।
सुकन्या कभी उसके हाथों में हल्दी लगाती तो कभी कोलगेट और बहुत चिल्लाती थी, तुम कितने निर्दयी हो, कम से कम मेरे लिए ना सही, इस मासूम के लिए तो सुधर जाओ। कैसे पिता हो तुम, अपनी ही बेटी को जला जला कर हर जगह से जख्मी कर दिए हो। लेकिन अरुण था कि सुधरने वाला नहीं था। सुकन्या उसके अत्याचारों से बिल्कुल परास्त हो चुकी थी। उसका मन करता था कि कई बार वह आत्महत्या कर ले, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी। उस शैतान पिता के हवाले करके वह नहीं मरना चाहती थी। उसने तो पिता की हालात पहले ही देख रखी थी। यह पिता के नाम पर कलंक है। सुकन्या ने सोच लिया, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी के लिए खुद कमाऊंगी और खाऊंगी। सुकन्या और कई जगहों काम ढूंढने लगी थी। उसने और भी एक दो घर पकड़ लिया। अब सुकन्या की बेटी 4 साल की हो गई थी। वह अपनी बेटी को लेकर हर घर में काम करने जाती थी। अपने मालिकों के घर से उनके बच्चों के उतारे हुए कपड़े साड़ी खुद के लिए बच्ची के लिए ले लेती थी। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था कि एक दिन सुबह सुबह ही अरुण घर से निकल गया। सुकन्या दोपहर को खाना खाने घर पर आई थी। अरुण तभी आया और कहने लगा, ला, बहुत कमाती है तू मुझे कुछ पैसे दे। सुकन्या ने कह दिया, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, ना तू मुझे एक पैसे लाकर देता है और ना ही मैं तेरे शराब के लिए पैसे दूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। वहीं बैठी 4 साल की बच्ची खेल रही थी। अरुण उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। एक हाथ से उसके पीछे से बाल पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके गर्दन में वहीं पर रखा हुआ सब्जी के डलिया में चाकू उठाकर उसके गले में लगा देता है। सुकन्या कहती है, छोड़ दे बच्ची को, बच्ची मासूम है। बच्ची डरकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। अरुण उसको कहता है, चुप रह, वरना तेरे गर्दन में यह चाकू दबा दूंगा और तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लड़की हिचिक हिचिक कर रोती है। दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुकन्या को तरस आ जाता है अपनी बेटी के लिए, घबरा जाती है। वह जाकर पैसे निकालकर उसके हाथ में देती है, ले, यह पैसे ले ले। लेकिन अरुण पैसे लेने के बाद भी हैवान बना रहता है। वह बेटी के गले में चाकू दबा देता है। उसके गले से खून बहने लगता है। सुकन्या खून देखकर घबरा जाती है। उसे कहती है, छोड़ दे शैतान, बेटी का गला कटा जा रहा है, वह मर जाएगी। उसने जब बेटी को छोड़ दिया तो गले से खून बहता हुआ सुकन्या का कलेजा कांप जाता है। वह अपनी बेटी को गले से लगाती है। फिर एक ही पल में सुकन्या का क्रोध जाग उठा। वह वहीं पर पड़े हुए चाकू को उठाकर अरुण के पीछे से वार कर देती है, जो कि अभी सुकन्या के दिए हुए पैसे को गिन रहा था। सुकन्या ने जैसे ही उसे एक चाकू मारा कि वह जमीन पर जोर से चीख करके धराशायी हो गया। फिर सुकन्या ने उसके सीने में कई बार चाकू से कर दिया। वह वहीं पर तड़प कर मर गया। एक साइड में चिल्लाती हुई बेटी को भी सुकन्या ने एक चाकू मार दिया और फिर वह उसी चाकू को उठाकर जैसे ही अपने ऊपर मारने लगी, अब तक पड़ोस के लोग दौड़कर आ चुके थे, सुकन्या को पकड़ लिए थे। पुलिस भी आ चुकी थी। सुकन्या के हाथ में चाकू था। पुलिस ने उसके हाथ से चाकू बरामद किया। उन्होंने देखा, एक साइड में पति की लाश, एक साइड में बेटी की। तो सुकन्या को मुजरिम समझकर उसे वहां से पकड़कर जेल ले जाते हैं। पूरा गांव थू थू करने लगा, कैसी औरत है, पति और बेटी दोनों को एक ही साथ मर्डर कर दिया। बाहर एक उल्टा औरत, शायद इसके किसी के साथ संबंध होंगे, कैसी औरत है। पुलिस स्टेशन में जाकर भी उसे धड़ाम से महिला पुलिस जेल के अंदर धक्का मारते हुए कहती है, जा, अब यही जिंदगी भर सड़ेगी। 5 साल की मासूम बच्ची को मार दिया, पति को भी मौत के घाट उतार दिया। इसका कलेजा जरा सा भी नहीं कांपा अपने पति के ऊपर वार करने से। सुकन्या की तरफ सब औरतें नजरें उठाए देख रही थी। वह उससे पूछ रही थी, बता रही, क्या तूने सच में अपने पति और अपनी बच्ची को मारकर आई है? आखिर तेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? सुकन्या के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकल रहा था। सुकन्या बस चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। कई महिलाएं उस पर धक्का मारी, उसे हाथ पकड़ के हिलाई, उससे पूछती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जेलर ने कहा, ये ऐसे कुछ नहीं बोलेगी, इसकी जुबान खुलवाने के मेरे पास और भी कई तरीके हैं। सुकन्या चुप बैठी रही। अब तक सुकन्या को वहां गए हुए 2-3 घंटे हो चुके थे।
उसके लिए कार्यवाही करनी थी। सुकन्या ने वहां से उठी और एक गिलास पानी लिया। अपने आंचल में एक गोली छुपाई थी और उसे खाकर पानी पी लेती है। लोगों के ध्यान उस पर नहीं जाता कि उसने गोली खाया है। सुकन्या आकर वहां बैठ गई थी। आधा घंटा हो गया था। अभी भी उसके आसपास महिलाओं की आवाज उसके कानों में कशपिश से गूंज रही थी, लेकिन उसे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। उसे धीरे धीरे उस गोली का नशा होने लगा था। सुकन्या धीरे धीरे आंखें बंद करने लगी और वह सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैंने अपने ड्रम में गेहूं के साथ गोली रखने को लाई थी। तो उसी से जब पुलिस उसे लेने आई तो उसने अंदर जाने के बहाने एक गोली अपने साड़ी में छुपा लिया था और उसी गोली को उसने खा लिया। वह सल्फास की गोली थी जो सुकन्या गेहूं में रखी थी। कुछ 1 घंटा बीत चुका था। सुकन्या अब पूरी तरह से मुरझाकर जमीन पर गिर चुकी थी। यह हालात देखकर उसके साथ में बंद महिलाएं कुछ मैडम मैडम कहकर जेलर को आवाज देने लगी थी। जेलर ने दरवाजा खोला और जब जेल के अंदर जाकर उसे हिलाती डुलाती थी, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। मुंह से झाग और कुछ काला खून बहने लगा था। जेलर ने तुरंत पुलिस में फोन किया और बड़े साहब को बुला लिया। डॉक्टर को भी बुलाया गया। जब तक अभी 2 घंटे गुजर चुके थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेल में बुलवाए हुए डॉक्टर ने बताया, जल्दी से एम्बुलेंस मंगाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाते जाते सुकन्या ने गेट पर ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि सुकन्या ने जहर खा लिया था। सुकन्या के फाइल में लिख दिया गया कि इसने अपने पति और अपनी बच्ची को मारकर खुद सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली गई है। उसकी फाइल बंद कर ली गई क्योंकि अब आगे का कोई केस ही नहीं बनता था। पति और बच्ची तो पहले ही मर चुके थे। सुकन्या ने जेल में खुदकुशी कर ली तो फिर आगे का कुछ केस ही नहीं था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए लाखों की खुशियां देता है। आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे हिम्मत मिलती है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।